हाँ भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई? आज के लेक्चर जो कल मैंने डाले थे आपने पढ़ा होगा, और लेक्चर बहुत सीरियस होकर के आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से बनाते हैं। और आप देखोगे पीएमटी में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए आपको फंसेंगे, इसलिए बहुत सीरियस होकर के ये लेक्चर पढ़िए और अपने दोस्तों को भी एडवाइस करिए। तभी जब हम आप दोनों लोग मिल करके कोई काम करेंगे तभी मिशन कंप्लीट होगा। तो आज उसी के आगे हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने बताया था, आज RH फैक्टर के बारे में बताएंगे। अगर तुमसे पूछा जाए फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, तो विलियम हार्वे को कहते हैं। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है, तो आपका आंसर होगा विलियम हार्वे कहलाते हैं। मैंने तुमको बताया था कल कि ब्लड ग्रुप की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और कैसे किया था? RBC की डोनेंस मेम्ब्रेन पर कौन सा एंटीजन पाया गया है। एंटीजन को देख करके ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया जाता है। दूसरी बात देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है RH फैक्टर को किसने डिस्कवर किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किया था रीसस मंकी में। और रीसस मंकी से ही क्या लिया गया है? RH फैक्टर यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? ये RH फैक्टर रीसस मंकी से लिया गया है। तो ये चीज़ मुझे मालूम हो गई। कल तुमको मैंने बताया था इंडियन पॉपुलेशन में लगभग 80% पॉपुलेशन में RH फैक्टर पाया जाता है। जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर मिलता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं। जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। अब दूसरी बात देखा जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये RH फैक्टर के एंटीजन भी RBC की सरफेस पर पाए जाते हैं, मतलब डोनेंस मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम हो गई RH फैक्टर कहाँ पर मिलते हैं। RBC की डोनेंस मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। अगर एंटीजन पाए गए हैं तो इसका मतलब RH पॉजिटिव है, और अगर एंटीजन नहीं पाए गए हैं इसका मतलब RH नेगेटिव है। अब देखा जाए जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच शादी इम्पॉसिबल है। इसका मतलब शादी किस बेसिस पर होनी चाहिए? जेनेटिक के आधार पर होना चाहिए, जेनेटिक्स के आधार पर होना चाहिए, ब्लड ग्रुप के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो जेनेटिक्स सवारी कहती है कि RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच मैरिज इम्पॉसिबल है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच में फीमेल के बीच में शादी इम्पॉसिबल होती है। इन दो के बीच में शादी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये क्वेश्चन कई बार पीएमटी में आ चुका है। तुम्हें ध्यान रखना है किस किस के बीच में शादी इम्पॉसिबल है। RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच में शादी संभव नहीं होती है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। अब देखा जाए, अपन भारतीय हैं, वैसे कभी भी ब्लड ग्रुप के बेस पर तो शादी होती नहीं है, जाति के आधार पर होती है। आजकल तो आप लोग लव मैरिज भी कर लेते हैं। तो वैसे बाई चांस मान लेते हैं शादी ऐसी हो गई जिसमें RH पॉजिटिव मेल है और RH नेगेटिव फीमेल है, तो प्रॉब्लम क्या आती है?
इस पर क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और 2-3 पर भी क्वेश्चन ये आ चुके हैं नीट में। तो देखा जाए, अगर RH पॉजिटिव मेल और RH निगेटिव फीमेल के बीच शादी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है। सपोज करिए शादी हो गई है, RH पॉजिटिव मेल है और RH निगेटिव फीमेल है, इन दोनों के बीच अगर शादी हो जाती है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है, मान लेते हैं यहाँ पर ये यूट्रस है, मान लेते हैं ये यूट्रस है, सपोज करिए यूट्रस है। यूट्रस अब फीमेल की बॉडी कैसी है, RH निगेटिव वाली है। कैसी है, RH निगेटिव वाली है फीमेल की बॉडी, RH निगेटिव, या इसको हम बाहर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये RH निगेटिव, ये फीमेल है, फीमेल, ये RH निगेटिव वाली फीमेल है। और इसके गर्भ के अंदर, मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ, और इसके गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो कैसा है, RH पॉजिटिव वाला है। इस प्रकार से ये मान लेते हैं, ये इस प्रकार से फीटस है, ये फीटस है, तो इसे हमने कह दिया फीटस कह दिया, ये फीटस कहलाता है। और फीटस का में कैसा है, RH, तो ये फीटस है RH पॉजिटिव वाला है। तो फीमेल कैसी है, ये तो फीमेल है, तो फीमेल में मैंने बताया है, ये फीमेल की बात करो, फीमेल, तो यहाँ पर देखा जाए क्या है, तो फीमेल कैसी है, RH निगेटिव वाली है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बच्चा होगा वो कैसा है, RH पॉजिटिव वाला है। और यहाँ पर ये दोनों, मतलब फीटस, और फीटस किससे अटैच रहता है, यूटेराइन वॉल से अटैच रहता है, ये प्लेसेंटा के द्वारा अटैच रहता है। तो इसे हमने क्या कह दिया, प्लेसेंटा कह दिया। तो ये है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा मैंने कह दिया। अब देखा जाए क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड प्लेसेंटा के द्वारा सेपरेट रहता है। ये दोनों के ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, मतलब माँ का ब्लड और फीटस का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, सेपरेट रहते हैं। लेकिन जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के समय क्या होता है, ये माँ की यूटेराइन वॉल रप्चर्ड होगी, फटेगी, ब्लीडिंग होती है, प्लेसेंटा यहाँ से निकलेगा पूरा। तो कुछ ब्लड माँ का बच्चे के ब्लड से मिक्स हो जाता है। कब मिक्स होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के समय होगा। तो यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, तो डिलीवरी के समय दोनों का ब्लड कैसा हो गया, मिक्स हो गया माइन्यूट क्वांटिटी में। जब ब्लड मिक्स हो गया तो पहली बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब दूसरी बार जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो दूसरी बार जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तब क्या होगा, ये देखिए मैंने बना दिया, फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल मैंने बना दिया। और फीमेल कैसी है, RH निगेटिव वाली है, RH निगेटिव वाली है। सेकेंड टाइम में जब प्रेगनेंसी होगी तब क्या होगा, यहाँ पर ये एम्ब्रियो है, इस प्रकार से ये फीटस मैंने बना दिया, ये फीटस हमने बना दिया। इसे क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं, ये फीटस कहलाता है, ये फीटस। और दोनों आपस में यहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा अटैच होते हैं, ये प्लेसेंटा के द्वारा अटैच रहता है यूटेराइन वॉल से। तो इसे हमने क्या कह दिया, प्लेसेंटा कह दिया, प्लेसेंटा। तो ये तो कौन सा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। और सेकेंड प्रेगनेंसी की अब हम बात करने जा रहे हैं। अब देखा जाए फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ क्वांटिटी में दोनों का ब्लड आपस में मिक्स हो गया था। जब मिक्स हो गया था तो यहाँ पर पहले जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में यहाँ पर RH पॉजिटिव के लिए कोई एंटीजन
नहीं बने, एंटीबॉडीज नहीं बने थे। लेकिन जब RH पॉजिटिव वाला ब्लड माँ के ब्लड से मिक्स हो गया तो माँ की बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव की क्या बन जाएगी, RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। ये क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी। एंटीबॉडीज माँ के ब्लड में बनेगी। अब जब माँ के ब्लड में RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज बन जाएंगी तब क्या होगा, जब एंटीबॉडीज बन गई अब ये एंटीबॉडीज कहाँ जाएंगी, यहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगी, फीटस के ब्लड में पहुँच जाएंगी। क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती है प्लेसेंटा के द्वारा माँ के ब्लड से फीटस में पहुँच जाएंगी। अगर फीटस में ये RH पॉजिटिव के लिए जो एंटीबॉडीज बनी है वो अगर जो पहुंच जाएंगी तो माँ के ब्लड, तो बच्चे का जो ब्लड में RBC होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी या आपस में चिपक जाती हैं। जब डिस्ट्रॉय होने लगेंगी या चिपक जाएंगी तब क्या हो जाता है, बहुत खतरनाक एनीमिया हो जाती है। और क्या हो जाता है, एनीमिया के अलावा जॉइंटिस हो जाती है। तब उसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। तो अगर RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच शादी हो जाती है तो फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल होगी, सेकेंड जब प्रेगनेंसी होगी तब बच्चे के अंदर जॉइंटिस हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी। दोनों को मिलाकर एक साथ कॉमनली क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, फीटस की ब्लड वेसल्स आपस में चिपक जाती, ब्लड वेसल्स नहीं, RBC आपस में चिपक जाती हैं। जैसे फीटस में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और फीटस की मृत्यु हो जाती है तब वो डिजीज को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। कई बार PMT में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच में शादी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसमें क्या होता है, फीटस की जो ब्लड RBC होती है आपस में क्लैम्प कर जाती हैं, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और बच्चे की गर्भ के अंदर ही डेथ हो जाती है। तब वो डिजीज को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। इसलिए RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच शादी नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी भी हमें नॉर्मल करवानी है तो फर्स्ट डिलीवरी जब होती है उसी समय एंटी वैक्सीन लगवाना चाहिए और तब जो RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज का बनना शुरू हो गया है वो बनना रुक जाएगा तो सेकेंड प्रेगनेंसी भी नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर बाई चांस RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल की भी शादी हुई है तो फर्स्ट डिलीवरी तो हमें मालूम है नॉर्मल होगी, लेकिन सेकेंड डिलीवरी में बच्चा या तो पेट के अंदर ही मर जाएगा या जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाएगा। और इसको रोकने के लिए हमें एंटी वैक्सीन फर्स्ट डिलीवरी के समय ही लगवाना चाहिए फीमेल को। अगर जो हम एंटी वैक्सीन लगवा लेंगे तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन रुक जाएगा माँ के अंदर RH पॉजिटिव के लिए और तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार से हम बच सकते हैं और दूसरा कोई मेथड बचने का नहीं है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 1-2 क्वेश्चन RH, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हें ध्यान रखना है। एक तो RH फैक्टर की डिस्कवरी किसने किया था, तो सीधा सा आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने डिस्कवर्ड किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसके जेनेटिक्स के आधार पर किन किन के बीच शादी संभव नहीं है, तो RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच शादी संभव नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि अगर RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल के बीच शादी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, तो एनीमिया हो जाएगी, जॉइंटिस हो जाएगी और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाएगा। इतने पॉइंट तुमको याद रखने हैं
इसमें RH फैक्टर, और RH टर्म कहाँ से लिया गया है? रीसस मंकी से लिया गया है। चलिए, RH फैक्टर के बारे में हमने देखा क्या क्या होता है। अब अपन देखें कैसे ब्लड कोगुलेट होता है। कैसे ब्लड कोगुलेट होता है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, अपने को ध्यान रखना है, समझना है। जैसे मान लेते हैं चोट लग गई कहीं पर और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, हम बताने जा रहे हैं कैसे ब्लड क्लॉट करता है एट द टाइम ऑफ इंजरी। तो देखा जाए क्या होता है, जैसे कहीं पर चोट लग गई, यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, और तुमको मैंने बताया है कि मैमल्स में क्या पाई जाती हैं? प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। जैसे ही ब्लड एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लड प्लेटलेट्स भी एयर के कांटेक्ट में आएंगी, और जब प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आएंगी तो प्लेटलेट्स रैप्चर्ड हो जाती हैं। जब प्लेटलेट्स फटेंगी तो इनसे केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कायदे से, आप समझ लीजिए और अच्छे से, थोड़ा सा फिगर के द्वारा हम तुम्हें समझाते हैं कैसे ब्लड क्लॉट करता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के लिए कितने फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है? 13 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड क्लॉट करने के लिए। 13 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम तो बताने जा रहे हैं कैसे ब्लड क्लॉट करता है। ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लेते हैं ये सेल है, ये प्लेटलेट्स हैं। सपोज करिए इनको हमने कह दिया ये प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, और यहाँ पर सपोज करिए ये एयर है। एयर, जब एयर के कांटेक्ट में प्लेटलेट्स आती हैं तो ये फटती हैं, रैप्चर्ड होती हैं, ब्रेक होती हैं। जब ये ब्रेक होंगी तो इनसे क्या सिक्रीट होगा? एक केमिकल सिक्रीट होता है जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ये कहलाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन हमें मालूम हो गया, जब कभी चोट लगती है, जैसे ही ब्लड हमारा एयर के कांटेक्ट में आता है, ये प्लेटलेट्स क्या होती है? रैप्चर्ड होती हैं, फटती हैं, मतलब ये ब्रेक होती हैं। तब इनसे क्या सिक्रीट होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट होता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है? क्या होता है? जैसे इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है, तो यहाँ पर इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है। ये कैसा है? इनएक्टिव है। तो ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है। इसके ऊपर क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव थ्रोम्बिन, ये एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव है। और इस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ये काइनेज एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। इनकी प्रेजेंस में इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पर बनता है? ये लीवर में बनता है। कहाँ पर बनता है? लीवर में बनता है। और प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन के नहीं होगी तो प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये तुम्हें याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। और
इसके फॉर्मेशन के लिए कौन सी विटामिन नेसेसरी है, तो विटामिन के जरूरी है। अगर विटामिन के नहीं होगी तो प्रोथ्रॉम्बिन नहीं बनेगा। अब देखा जाए क्या होता है, तो और प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी, फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। ये कैसी होती है, इनसोल्युबल होती है। थ्रोम्बिन क्या काम करता है, यहाँ पर ये थ्रोम्बिन क्या काम करता है, जो प्लाज्मा में इनसोल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है उसको, ये सॉल्युबल फॉर्म में पाई जाती है, इनसॉल्युबल फॉर्म में नहीं मिलती है। जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ये फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन। तो मैंने क्या बताया, प्लाज्मा में जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है उसको थ्रोम्बिन क्या काम करता है, इनसॉल्युबल फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन प्रोटीन क्या करती है, जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर एक नेट बना देती है। क्या बना देती है, एक नेट बना देती है। और नेट से फिर ब्लड कार्पेसल्स बाहर नहीं निकल पाती है और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तब उसे क्या कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ब्लड को क्लॉट होने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में इंजरी के समय ब्लड क्लॉटिंग में कितना समय लगता है, तो 2 to 5 सेकंड का समय लगता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमारे ब्लड में मैमल्स में क्या पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। जब इंजरी हो जाती है तो ब्लड बॉडी के बाहर निकलने लगता है। जैसे ही प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आएंगी, प्लेटलेट्स रप्चर्ड होती हैं, इनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रेट होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन इनसॉल्युबल फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। फाइब्रिन प्रोटीन फॉर्म on the net form net on the injured part of body। और तब क्या होता है, ब्लड कार्पेसल्स नेट से बाहर नहीं निकल पाएंगी और ब्लीडिंग हमारी बंद हो जाती है। तब उसे क्या कहते हैं, ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। और नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड क्लॉटिंग का समय कितना होता है, 2 to 5 मिनट का होता है। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए कितने फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, 13 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा हाँ, तो देखा जाए क्या मैंने बताया। अब एक चीज और ध्यान रखना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक तो कैल्शियम आयन बहुत जरूरी है, विटामिन के जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज़्यादा जरूरी है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगर इनमें से कोई भी चीज़ एब्सेंट होगी तो ब्लड क्लॉटिंग फेल हो जाएगी। मैंने क्या बताया, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी है, विटामिन के जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन जरूरी है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जरूरी है। इनमें से एक भी चीज़ अगर जो एब्सेंट होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। कल तुमको मैंने बताया था लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के बारे में कल तुमको मैंने बताया था। लिम्फ बराबर क्या होता है, लिम्फ बराबर क्या होता है, ब्लड माइनस आरबीसी। अगर ब्लड से आरबीसी को बाहर निकाल दिया जाए तो बचे हुए फ्लूइड को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ये क्वेश्चन इस पर आ चुका है, लिम्फ क्या होता है। अगर दोनों लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस देखा जाए तो लिम्फ कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है।
ब्लड में आरबीसी मिलती हैं, लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। तीसरा, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं और लिम्फ के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होती है। नेक्स्ट, ब्लड में वेस्ट मटेरियल कम होते हैं, लिम्फ में वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होते हैं। ये डिफरेंस होते हैं ब्लड और लिम्फ के बीच में। आगे देखा जाए क्या होता है। अब सर्कुलेटरी पाथ के बारे में बात किया जाए। सर्कुलेटरी पाथ में देखा जाए, अगर जो हम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का की बात करें तो सर्कुलेटरी पाथ एक्चुअल में दो टाइप का होता है। एक ओपन टाइप का होता है और दूसरा क्लोज टाइप का होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, सर्कुलेटरी पाथ टू टाइप का होता है, एक ओपन टाइप का और दूसरा क्लोज टाइप का होता है। अब ओपन टाइप का किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है? ओपन टाइप का होता है। और ओपन टाइप में जितनी भी बॉडी की सेल्स होती हैं डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होती है, ब्लड से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती है और वेस्ट मटेरियल को ब्लड में छोड़ देती है। और तुमको मैंने ऑलरेडी बताया है कि आर्थ्रोपोड और मोलस्क के ब्लड में एक हीमोसाइनिन पाया जाता है और हीमोसाइनिन में क्या होती है? कॉपर पाई जाती है। इस कॉपर मतलब हीमोसाइनिन में ऑक्सीजन को बाइंड और ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। अब क्लोज टाइप का बाद में बताएंगे अगली क्लास में। बहुत अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।